हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु अकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, तो आज के टॉपिक में हम आपके लिए जीके और जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे। और दोस्तों, आज के जो क्वेश्चंस होंगे वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो हर परीक्षा में किसी ना किसी परीक्षा में बार बार, एक बार नहीं बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों, ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं होगी जिसमें से आपको ये प्रश्न नहीं मिलेंगे। हर परीक्षा में आपको ये प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। आप चाहे कोई भी परीक्षा दीजिए, चाहे सीटेट दीजिए, चाहे यूपी टेट दीजिए, चाहे कोई भी टेट एग्जाम दीजिए, चाहे सुपर टेट दीजिए, उन सभी में आपको ये सारे प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस पर। बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं। एक बार यस लिख दीजिए और जय हिंद लिख दीजिए, ठीक है। यदि आपके पास वीडियो एकदम से सही आ रही है तो एक बार जय हिंद और यस लिख दीजिए, जिससे कि हमें कंफर्म हो जाएगा। और हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जी हाँ। और दोस्तों, वीडियो अगर आप पहली बार चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब बात करते हैं पहला क्वेश्चन। बहुत ही जबरदस्त कि भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व और प्रति बिस्वा उपज का आकलन सबसे पहले किसके शासनकाल में किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में यदि आपको नहीं पता है तो, क्योंकि ये प्रश्न आपको बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो बताना है इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व और प्रति बिस्वा उपज का आकलन सबसे पहले किसके शासनकाल में किया गया था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, आपका अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन पर, जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा कि डूरंड कप किससे संबंधित है। बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन। बताना है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ, नहीं पता अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फुटबॉल से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आवेदक यानी कि आवेदक का मतलब क्या होता है? आवेदन करने वाला, ठीक है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में किस धारा के अंतर्गत वांछित सूचना प्राप्त कर सकता है? दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका 3 बार, एक बार नहीं 3 बार आपका उत्तराखंड टेट में आया हुआ है दोस्तों। तो बताना है इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट कर देंगे। आपको दिए जाते हैं मात्र 10 सेकेंड। जी हाँ, बताएं, आवेदक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में किस धारा के अंतर्गत वांछित सूचना प्राप्त कर सकता है? तो ध्यान रखना है इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो धारा 6A यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, यानी कि कब पारित हुआ, तो आप कहेंगे 2005 में, ठीक है, जिसे आरटीआई बोलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संसद का सदस्य ना होते हुए भी निम्न में से कौन संसद की कार्यवाही में प्रतिभाग कर सकता है? ये प्रश्न तो पता नहीं कितनी बार आ चुका है दोस्तों, ठीक है, हर एग्जाम में आ जाता है, जिसे बोलते हैं ना बेशरम, जिसे बोलते हैं, वो वाला क्वेश्चन है ये वाला। जी हाँ, बताना है इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। संसद का सदस्य ना होते हुए भी निम्न में से कौन संसद की कार्यवाही में प्रतिभाग कर सकता है? जी हाँ, बताएं। तो ध्यान रखिए, जो आपका महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी आपका संसद का सदस्य नहीं होता है, फिर भी वो संसद की कार्यवाही में प्रतिभाग कर सकता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। और दोस्तों, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आपका जो महान्यायवादी होता है वो भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो आप कहेंगे आपका महान्यायवादी, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। और यह आपका राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार भी होता है, ये भी आपका प्रश्न आ सकता है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जितने इंपोर्टेंट फैक्ट मैं आपके लिए कराता हूं उनके लिए भी जरूर नोट करें, ठीक है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, कब पारित हुआ?
1966, 1976, 1986 या फिर 1984? तो बताएंगे कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। जी हाँ, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपने पढ़ा होगा तो ये एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत एक बात और कही गई थी। क्या कही गई थी? जागो ग्राहक जागो। आपने सुना होगा, कई बार सुना होगा, जागो ग्राहक जागो ग्राहक जागो। ये पंक्ति भी इसी से संबंधित है दोस्तों। तो ये था आपका 1986। ठीक है, 1986 दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कौन सा वाक्य कहा गया था? तो आप याद रखेंगे, जागो ग्राहक जागो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जी हाँ दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में जल संग्रहण से संबंधित नीरू मीरू कार्यक्रम किस प्रदेश में चलाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल संरक्षण से संबंधित है। आपका ईबीएस के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी हाँ, ये प्रश्न भी आपका आया हुआ है किसमें? तो HP टेट में आया हुआ है। ठीक है, एच टेट में। तो बताएंगे दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, भारत में जल संग्रहण से संबंधित नीरू मीरू कार्यक्रम किस प्रदेश में चलाया गया था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, जी हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर? तो आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आंध्र प्रदेश में जल के संग्रह करने के लिए, क्योंकि आंध्र प्रदेश को आप जानते हैं वहाँ पर थोड़ी सी पानी की कमी पाई जाती है, जैसा अपने यहाँ है यूपी, बिहार या फिर कोई और स्टेट हैं, तो उसमें पानी की इतनी कमी नहीं है। लेकिन आंध्र प्रदेश में पानी की कमी को देखते हुए वहां पर जल संग्रहण से संबंधित कार्यक्रम चलाया गया था। कौन सा? नीरू मीरू कार्यक्रम दोस्तों, ध्यान रखेंगे, आंध्र प्रदेश में। और कब चलाया गया था? तो आप ये भी याद रखेंगे, क्वेश्चन आ सकता है 2000 में। कब? 2000 में, यानी कि सन 2000 में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। वह देश जहां पर 100% जनसंख्या नगरों में वास करती है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है ऐसा कौन सा देश है जिसमें उसकी टोटल जनसंख्या क्या है, नगरों में रहती है दोस्तों। जी हाँ, बताना है, शहरों में रहती है। कौन सा हो सकता है? ध्यान रखेंगे, अमेरिका नहीं है दोस्तों, अमेरिका में भी गांव पाए जाते हैं। ठीक है, जी हाँ, बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। तो उत्तर हो जाएगा आपका सिंगापुर, एकदम से सही। ठीक है, सिंगापुर में आपका क्या होता है कि वहां पर जितनी भी जनसंख्या है वो सब क्या होती है, नगरों में यानी कि शहरों में निवास करती है। और एक और दो देश होता है दोस्तों, अगला देश कौन सा हो सकता है? तो हांगकांग। ध्यान रखिए, सिंगापुर और हांगकांग, यहाँ की 100% जो जनसंख्या है वो आपकी कहाँ रहती है? शहरों में रहती है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं किस दिशा की ओर चलती हैं? ये तो भाई लगाना ही पड़ेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, कॉपी में लिखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो बताएंगे कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं किस दिशा की ओर चलती हैं? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर, या फिर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर? जी हाँ, बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, बताएं। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, भारत में ग्रीष्मकालीन जो मानसूनी हवाएं हैं, यानी कि ग्रीष्मकाल जब आता है, जब गर्मी के दिन होते हैं, तो मानसूनी हवाएं किधर से किधर को चलती हैं? तो ध्यान रखना है आपका दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, ये प्रश्न कई बार मैंने आपके लिए करा भी दिया है, और हर एग्जाम में ये प्रश्न आता है कि 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ स्थलीय भाग क्या कहलाता है दोस्तों? जी हाँ, बताएं, 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ स्थलीय भाग क्या कहलाता है? जल्दी से कमेंट करें। जी हाँ, यहां से 2 प्रश्न आपके बनेंगे दोस्तों। जी हाँ, बताइए। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं इस प्रश्न की, तो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ स्थलीय भाग आपका प्रायद्वीप कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द्वीप क्या होता है? तो द्वीप होता है जिसके चारों ओर से
समुद्र से घिरा हो, यानी कि चारों ओर से जल से जो घिरा होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम द्वीप बोलते हैं। और डेल्टा क्या होता है? तो नदियों से डेल्टा बनता है। जब नदी का प्रवाह कम हो जाता है तो नदी कई सारे भागों में बंटकर बहने लगती है और बीच वाला भाग डेल्टा कहलाता है। आप सभी लोग जानते हैं। खाड़ी क्या होती है? यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ऐसा स्थान जो आपका तीन तरफ से स्थलीय भाग और एक तरफ से जलीय भाग से घिरा हो, वो आपका खाड़ी कहलाता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो आपके सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जी हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत बताना है आपके लिए। जी हाँ, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा कि अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों, जी हाँ, तो आप सभी लोग जानते हैं। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ गलत भी करेंगे इस प्रश्न के लिए। तो नहीं पता तो नोट कर लीजिए। अनुच्छेद 17 आपका अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और अस्पृश्यता का अंत क्या होता है? तो आप सभी लोग जानते भी हैं कि किसी से किसी भी प्रकार का कार्य जबरदस्ती नहीं कराना है। ठीक है, जबरदस्ती नहीं कराना है। और यहाँ पर इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि किसी पर किसी भी प्रकार का बोझ नहीं डालना है, कि जबरदस्ती किसी से कार्य नहीं कराना है, बेगार नहीं कराना है। अब बात करते हैं, संसद में प्रश्नकाल के समय किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मैंने कहा ना कि सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो बताइए, संसद में प्रश्नकाल के समय किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? दोस्तों, जी हाँ, अतारांकित, तारांकित प्रश्न, ए और बी दोनों, या फिर प्रश्न पूरक प्रश्न? जी हाँ, बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, संसद में प्रश्नकाल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो अतारांकित भी पूछे जाते हैं और आपका तारांकित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एकदम से सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उससे पहले जानते हैं कि हमारा प्रश्नकाल होता क्या है। जी हाँ, विस्तृत तरीके से समझते हैं। प्रतिदिन संसदीय कार्यवाही का पहला घंटा प्रश्नकाल होता है। ध्यान रखेंगे, जब संसद की कार्यवाही शुरू होती है तो उसका पहला घंटा प्रश्नकाल होता है, जिसमें जनता के प्रतिनिधि को प्रश्न करने का अधिकार होता है। जिसमें दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित और अतारांकित। तारांकित प्रश्न किस टाइप के होते हैं? तो ध्यान रखना है, तारांकित प्रश्न आपके मौखिक रूप से पूछे जाते हैं और अतारांकित प्रश्न आपके लिखित रूप से पूछे जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन सभी क्वेश्चंस के लिए। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने राजस्व बंदोबस्त की निम्न में से किस व्यवस्था को लागू कराया? जी हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात हो रही है दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार प्रश्न बनते हैं, तो ध्यान रखना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने राजस्व बंदोबस्त की किस व्यवस्था को लागू कराया? तो दोस्तों आपका महलवाड़ी, ठीक है, महलवाड़ी प्रथा को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू कराया था। रैयतवाड़ी नहीं था दोस्तों, गलत मत करिए। ठीक है, जी हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, उससे पहले आपको ध्यान रखना है ये है क्या, महलवाड़ी प्रथा क्या है? तो ध्यान रखिए, इससे पहले क्या था कि जमीन के जो, मान लीजिए किसी के पास जमीन है, किसी किसान के पास, तो वो उसका स्वामी नहीं होता था, उसकी जमीन नहीं मानी जाती थी। लेकिन महलवाड़ी प्रथा के अंतर्गत भूमि का स्वामी उसी व्यक्ति को माना गया जो उस भूमि को कर रहा था। ठीक है, कृषि कर रहा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जी हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, कि जब भारत में शाम के 8:30 हो रहे हैं तो इंग्लैंड का समय क्या होगा? जी हाँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन यदि आपने पढ़ा होगा तभी आप कर पाएंगे। और दोस्तों, जब मैंने आपको एनसीईआरटी पढ़ाया था तो एनसीईआरटी में मैंने आपको बताया था कि किसी भी देश के समय को हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर जाइए, यहाँ पर आपको मिलेगा आई बटन, और आप आई बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगी एनसीईआरटी की। ठीक है, तो अब बात करेंगे कि जब भारत में शाम के 8:30 बज रहे हैं तो इंग्लैंड का समय क्या होगा? जी हाँ, सिंपल क्वेश्चन है। जी हाँ, बताएं। तो यदि आपको पता हो तो मैंने आपको बताया था कि लंदन से होकर ग्रीनविच मीन टाइम गुजरती है, आप सभी लोग ये जानते हैं। ठीक है,
जी हाँ, ये तो आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने ये भी बताया था कि इंडिया का जो समय है वो आपका ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे, कितना, 5 घंटे 30 मिनट आगे है दोस्तों। तो जब आगे है तो 5.5 घंटे आप माइनस कर देंगे तो आपका समय क्या हो जाएगा दोस्तों? जी हाँ, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, आपका समय क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। जी हाँ, आपका बिल्कुल सही दोस्तों। आपका क्या होगा? तो आपका ये यहाँ पर साय होगा, ठीक है। साय का मतलब शाम, ये आपका शाम हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 बज रहे होंगे। आप 8:30 से 5 घंटे 30 मिनट आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 3 बजे, ठीक है। एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये मैंने आपके लिए थोड़ा सा करके दिखा दिया था किस प्रकार से करेंगे। तो यदि आपको समझ में नहीं आए तो इस प्रकार से आप माइनस कर सकते हैं। और आप वीडियो ज़रूर देख लीजिए, वो वाली एनसीईआरटी वाली, ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे नैनीताल झील को स्कंद पुराण में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ, बताएं। कई बार आया हुआ प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि नैनीताल झील को स्कंद पुराण में किस नाम से जाना गया है दोस्तों? जी हाँ, कमेंट करिए। तो ध्यान रखिए, ऋषि सरोवर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नैनीताल झील को स्कंद पुराण में ऋषि सरोवर कहा गया है दोस्तों। कई बार प्रश्न आया है ये वाला, ठीक है। इस प्रश्न को बताना है कि निम्न देशों में से किन आसियान देश का सदस्य नहीं है, इसमें कौन सा होगा, ठीक है। कौन आसियान देश का सदस्य नहीं है दोस्तों? बताना है। इंडोनेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, तो सबसे पहले मैं आपके लिए बता दूं कि आपके आसियान देशों में कितने देश आते हैं। आसियान के संगठन में आपके 10 देश आते हैं, इसको भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपका अगर हम बात करें तो आपका दक्षिण कोरिया, क्या दक्षिण कोरिया आता है? तो दक्षिण कोरिया आपका नहीं आता है दोस्तों, ठीक है, ये नहीं आता। और इसमें पूछा है नहीं। इंडोनेशिया भी आता है, सिंगापुर भी आता है, फिलीपींस भी आता है, लेकिन दक्षिण कोरिया नहीं आता, इसीलिए आपका सही हो जाएगा। लेकिन अब हम जान लेते हैं कौन कौन से देश होते हैं दोस्तों। सभी देशों को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि आपका इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनेई, लाओस, वियतनाम, म्यांमार और कंबोडिया, ये आपके 10 देश आते हैं आसियान में, ठीक है। तो आपको इन सभी 10 को याद रखना है दोस्तों। लेकिन आपका जो उसमें दिया था दक्षिण कोरिया, वो नहीं आता है, ठीक है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि आपको अच्छा लग रहा हो, ठीक है। अब आपको बताना है वर्तमान विश्व अर्थव्यवस्था में उभरता हुआ उद्योग कौन सा है। ये प्रश्न आप गलत करेंगे, ये प्रश्न आप गलत करेंगे। गलत कैसे करेंगे? तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो आपको राइट आंसर बता ही देता हूँ, क्योंकि आप सभी लोग गलत करेंगे। तो वर्तमान विश्व की अगर हम बात करें तो अर्थव्यवस्था में उभरता हुआ उद्योग आपका, आप कहेंगे सर इम्पॉसिबल, ये कैसे हो जाएगा? लेकिन यही होगा दोस्तों, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग वर्तमान विश्व में अर्थव्यवस्था में उभरता हुआ उद्योग माना जाता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है आज की जनरेशन के लिए, ठीक है। एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जो कि होगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जी हाँ, प्रोजेक्ट कार्य के अंग कौन कौन से हैं? प्रोजेक्ट कार्य के अंग हैं, आपको बताना है दोस्तों। इनको क्रम से आपको लगाना है। रिपोर्ट लेखन, स्थल का अवलोकन, संबंधित जानकारी का संकलन या फिर स्थल का विहीकरण। तो बताना है दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। जी हाँ, तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस प्रश्न की कि प्रोजेक्ट कार्य के अंग कौन कौन से हैं, किस प्रकार से इनको व्यवस्थित किया जा सकता है, तो आप बताएंगे इसके लिए। जी हाँ, जल्दी कमेंट करिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहले हमें स्थल का विहीकरण, विहीकरण का मतलब क्या है कि स्थल का चुनाव करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो पहला तो आपका यही हो जाएगा। जब फोर्थ आपका ये होगा तो देख लीजिए फोर्थ आपका किस में है, तो यानी कि कौन सा हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपको मिल जाएगा। और उसके बाद स्थल के विहीकरण के बाद हम क्या करते हैं, तो स्थल का अवलोकन करते हैं कि हमने जो स्थल चुना है वो हमारे लिए सही है या नहीं है प्रोजेक्ट कार्य के लिए।
और उसके बाद हम क्या करते हैं, तो उसके बाद संबंधित जानकारी, उस स्थल से संबंधित क्या क्या हमें जानकारी प्राप्त है और क्या क्या प्राप्त करने की आवश्यकता है ये देखते हैं, और बाद में हम रिपोर्ट का लेखन करते हैं, यानी कि रिपोर्ट बनाते हैं सबसे लास्ट में। तो आपका ये हो जाएगा, कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जी हाँ, जो कि होगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, गंधार कला पर किस विदेशी कला का प्रभाव है दोस्तों? मिस्र, चीनी, रोमन या यूनानी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपका कई बार आ चुका है दोस्तों। ये आपका क्वेश्चन आपका आया हुआ है, आपका यूके टेट और आपका एचपी टेट, दो टेट में ये आया हुआ है। गंधार कला किस विदेशी कला का प्रभाव है गंधार कला के ऊपर? जी हाँ, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, बताइए। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर रोमन नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, रोमन नहीं होगा, यूनानी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। कौन सा? तो डी आपका एकदम से सही हो जाएगा, यूनानी इज द राइट आंसर। गंधार कला पर यूनानी कला का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है, गंधार कला के बारे में। तो गंधार कला कुषाण शासन काल में विकसित हुई। क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी, तो आप कहेंगे कुषाण के शासनकाल में विकसित हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा कि इस समय यूनानी समाज का संपर्क भारतीय समाज से था, इसलिए यूनानी प्रभाव गांधार कला पर स्पष्ट दिखाई देती है। गांधार कला में निर्मित मूर्तियों का रूपांकन तथा विषय वस्तु यूनान आधारित होने लगी थी। इसमें एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि आपका गांधार कला में सबसे ज्यादा विकास किस चीज का हुआ था, तो आप कहेंगे मूर्ति कला का सबसे ज्यादा विकास हुआ था, यानी कि आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जो कि होगा इंपोर्टेंट, ठीक है। अब बात करेंगे खजुराहो मंदिर किस राजवंश के राजाओं के द्वारा निर्मित किया गया था? एकदम से महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कॉपी में नोट कर लीजिए यदि नहीं पता है तो, ठीक है। राजपूत वंश, सैयद वंश, चंदेल वंश या फिर कुषाण वंश? तो बताएंगे खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के राजाओं के द्वारा निर्मित किया गया था दोस्तों। तो ध्यान रखिए, यदि आपको नहीं पता अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा निर्मित किया गया था खजुराहो का मंदिर, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जो कि होगा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए दोस्तों, ठीक है। जी हाँ, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है दोस्तों? सत्यशोधक समाज के संस्थापक बताना है। वी.आर. अंबेडकर, नारायण गुरु, ज्योतिबा फुले या फिर दयानंद सरस्वती? जी हाँ, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, तो ध्यान रखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आप सभी लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, कॉपी में नोट कर लीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर होगा आपका ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज का स्थापना की थी। और यहाँ पर अगर हम बात करें वी.आर. अंबेडकर की, ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। संविधान की आत्मा वैसे किसको कहा जाता है, तो आप कहेंगे प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 के लिए संविधान की आत्मा कहा है, इसको आप याद रखेंगे। दयानंद सरस्वती की अगर हम बात करते हैं तो आर्य समाज के संस्थापक है दयानंद सरस्वती जी हैं, ठीक है। और ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, जो क्या था दोस्तों, तो ये था आपका, यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं कि सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले की प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी है। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनेगा कि ज्योतिबा फुले की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है, तो गुलामगिरी है। इन्होंने क्या किया था, विशेष रूप से जो दलित जातियां थीं उनको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया था, क्योंकि आपने देखा होगा प्राचीन टाइम का, अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा, एंसाइंट हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो आपने देखा होगा कि जो हमारी जातियां थी, यानी कि जो दलित जातियां थी, उन पे बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता था, तो इन पे इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। आप सभी भाई बहन, जितने भी भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कम से कम 5 लोगों को शेयर करिए। देखिए, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, ये आपका कोई चैनल नहीं है, ये आपका एक परिवार है, ठीक है, श्री गुरु एकेडमी परिवार।
जैसे मैं एक परिवार का सदस्य हूँ, आपके श्री गुरु एकेडमी परिवार का मैं सदस्य हूँ, वैसे ही आप सदस्य हैं। ठीक है, तो जैसे मैं मेहनत करता हूँ आपके लिए, आप भी मेरे लिए थोड़ी सी मेहनत तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और यदि पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और 9 बजे आना मत भूलिए लाइव क्लास में। ठीक है, आप बात कराएंगे कि विश्व में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक किस देश में होता है? ब्राजील में, भारत में, क्यूबा में, संयुक्त राज्य अमेरिका में? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, यहां से 3 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, 3 से 4 क्वेश्चन। ठीक है, जी हाँ, बताएं। तो यहां पर ध्यान रखिए दोस्तों, अगर विश्व में गन्ने का उत्पादन, क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए कि विश्व में गन्ने का उत्पादन किस देश में होता है, तो आप लगा देंगे ब्राजील, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। ठीक है, लेकिन अगर विश्व में गन्ने के उत्पादन में दूसरा नंबर किसका है, तो आप लगाएंगे भारत। ठीक है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन मिलता है कि विश्व में प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा उपज कहाँ मिलती है, तो आप कहेंगे क्यूबा में मिलती है। क्यूबा में प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा उपज भी मिलती है। दूसरी चीज़, सबसे ज़्यादा चीनी भी क्यूबा के गन्ने में मिलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से मिल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और दोस्तों मुझे लगता है यहाँ पर शायद इतने ही क्वेश्चन हैं, 21 क्वेश्चन। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक ही बार करना है, ये याद रखना है, एक बार लाइक करना है, लाइक एक बार करना है। ठीक है, कमेंट आप जितनी मर्जी चाहें कर सकते हैं। और यहाँ पर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बाय बाय दोस्तों।